हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था कल, कॉस्ट, लागत की अवधारणाएं, है ना। कॉस्ट वाला, इस लागत वाले चैप्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो अच्छे से समझना होगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको ये बोला था कि उत्पादन की लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रोडक्शन कितना होता है उस पर ही कॉस्ट डिपेंड करती है। सो उत्पादन की लागत को समझने से पहले प्रोडक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन समझोगे तभी आपकी लागत है वो समझ में आएगी। और प्रोडक्शन वाले चैप्टर में अगर आपको कोई किंतु परंतु आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वो आप नोट कर लें, जो कि आप बाद में क्वेरी कर सकते हैं। कल अपने बात की थी लागत की अवधारणाओं की, जिसमें अपने पढ़े थे मौद्रिक लागतें, जिनको अपन स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। ये दो प्रकार की हो गई, एक तो स्पष्ट और एक हो गई अस्पष्ट। स्पष्ट को अपन बोलते हैं व्यक्त या बहिर्मुखी, अस्पष्ट को अपन बोलते हैं अव्यक्त या अंतर्मुखी। ठीक है, और इनको अपन मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो अस्पष्ट लागतें अपने पढ़ी थी कल, इन लागतों में एक पार्ट और बताया था जिसका नाम था सामान्य लाभ। अस्पष्ट लागतों का ही एक पार्ट है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ क्या होता है, एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। सामान्य लाभ क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको अपने के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं एक प्रोडक्शन का कार्य स्टार्ट करता हूँ। उस कार्य को स्टार्ट करने से पहले मैं कहीं सर्विस कर रहा हूँ, और सर्विस जब कर रहा हूँ तो मेरी इनकम है, सैलरी है मेरी है, वो है 40,000 रुपये। 40,000 रुपीज़ है वो मेरी सैलरी है। मैं अपना एक काम स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये काम अपना काम स्टार्ट करने से पहले मैं जब सर्विस कर रहा हूँ तब मेरी सैलरी कितनी 40,000 रुपये है। अब मैं क्या करता हूँ, जब एक अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तब मैं कुछ साधन परचेज करता हूँ। सपोज कीजिए कि वो साधन है 90,000 रुपीज़ के। जब मैं अपना प्रोडक्शन कार्य स्टार्ट करता हूँ तो मैं कुछ परचेज करता हूँ, साधन खरीदता हूँ, जिनकी प्राइस कितनी है 90,000 रुपीज़। ये समझ लीजिए कि मैं अपने पास से, खुद के पास से कोई साधन यूज नहीं करता हूँ। जो भी साधन यूज करता हूँ वो सारे बाहर से परचेज करता हूँ, जिनकी कॉस्ट मेरे पड़ी है 90,000 रुपये। तो ये 90,000 रुपये कौन सी लागत है, ये हो गई स्पष्ट लागत। कौन सी लागत हो गई, स्पष्ट लागत। अब खुद के पास से मैं क्या लगा रहा हूँ, ये ध्यान दो। खुद के पास से मैं क्या लगा रहा हूँ ये ध्यान दें, क्योंकि मेरे पास खुद के पास और तो कोई साधन है नहीं, बट मैं खुद को तो लगा रहा हूँ। और खुद को जब लगा रहा हूँ तो इसकी एवज में मैं कितना त्याग कर रहा हूँ, 40,000 रुपये छोड़ रहा हूँ। अगर मैं मेरी जगह पर किसी और को लगाता तो वो भी सैलरी देता, और जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं 40,000 रुपये की सर्विसेज छोड़ रहा हूँ। तो ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूँ कि इस उत्पादन कार्य की मेरी कुल कितनी लागत हुई, टोटल कॉस्ट है वो कितनी पड़ी, तो टोटल कॉस्ट होगी 90,000 के। तो मैंने साधन परचेज किए हैं और 40,000 की मैंने जॉब छोड़ी है। तो 90 और 40 कितने हो गए, 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट है इस कार्य को स्टार्ट करने की। अकाउंटेंसी के हिसाब से सिर्फ 90,000 रुपये है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से 1,30,000 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट इस कार्य को स्टार्ट करने की है। अब यदि
अब यदि आपकी टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है उस उत्पादन कार्य से कुल आमदनी, कुल आय, वो अगर 1,30,000 रुपये होती है, 1,30,000 रुपये होती, तो आपके पास कितना बचा? क्योंकि 1,30,000 में से 90,000 तो आप बाहर चुकाओगे, है कि नहीं, और आपके पास कितना बचा? 40,000 रुपये। जब ये काम स्टार्ट नहीं किया था तब आपके पास कितना बच रहा था? तब भी आपके पास 40,000 ही बच रहे थे, और अब ये काम स्टार्ट किया तब भी आपके पास 40,000 ही बच रहे हैं, मतलब आपको कोई फ़ायदा, एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं हुआ है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, और यही क्या कहलाएगी? सामान्य लाभ कहलाएगी। अब ज़रा ध्यान दें कि इस सामान्य लाभ की कंडीशन ऐसी अवस्था होती है जिसमें उत्पादक है वो अपने उत्पादन कार्य को बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास कितने पैसे, कितने बच रहे हैं अभी भाई? जब इसकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर आपने देखा कि बाहर वाले साधनों को कितना चुका रहा है? 90,000 चुका रहा है, और खुद को कितने मिल रहे थे? 40,000 मिल रहे थे, वो छोड़ के जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 90,000, ये 1,30,000 रुपये। और यदि टोटल रेवेन्यू, कुल आय है, वो भी अगर 1,30,000 होती है तो उसके पास कितने बचेंगे? 40,000 ही बचेंगे। उसके पास कितने बचेंगे? 40,000 ही बचेंगे। तो 40,000 बचेंगे, तो पहले कितने बच रहे थे? तब भी 40,000 ही बच रहे थे। तो अब इस कंडीशन में वो इस कार्य को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 40,000 ही अगर इसको छोड़ेगा, कहीं काम करेगा, तब भी 40 ही बचेंगे, और ये काम करा तब भी 40 बच रहे हैं, तो इस कार्य को छोड़ेगा नहीं। परंतु यदि लंबे समय में अगर उसको 40,000 से कम मिलते हैं इस कार्य में, तो उस काम को छोड़ सकता है। और यदि यहाँ पर देखो उसकी जो कुल आय है वो 1,30,000 से अगर ज़्यादा होगी तब तो उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और 1,30,000 से कम होगी तो उसे क्या होगा? लॉस होगा। ये है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ में टीसी और टीआर दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं, मतलब फर्म की कुल लागत और कुल आय क्या होती है? बराबर होती हैं। सामान्य लाभ के बाद अपन देखते हैं आगे सामान्य लाभ की परिभाषा क्या बताई? एक उत्पादक को उत्पादन कार्य में बने रहने के लिए जो न्यूनतम राशि मिलना आवश्यक होती है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य लाभ मतलब बोलते हैं। अभी एग्जाम्पल जो बताया था उसमें आप ध्यान दो कि उत्पादक को उत्पादन कार्य में बने रहने के लिए 40,000 कम से कम मिलना ज़रूरी था, और वो क्या कहलाएगा? उसका सामान्य लाभ कहलाएगा। तो अपन ने ये एक कंसेप्ट तो पढ़ा, क्या? मौद्रिक लागतें, जिसके दो रूप हो गए, स्पष्ट और अस्पष्ट, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दें। अगला जो कॉन्सेप्ट है लागत का उसका नाम है निजी व सामाजिक लागतें। निजी व सामाजिक लागतें। तो जब एक उत्पादक उत्पादन करता है तो उसके उत्पादन कार्य करने की वजह से उसको खुद को तो जो खर्चे उठाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ में उसकी वजह से जो समाज है उसको भी बहुत सारे कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या कष्ट और परेशानियाँ हो सकती हैं? जैसे सपोज कीजिए कोई फैक्ट्री खुलती है, तो फैक्ट्री खुलने पर फैक्ट्री का जो मालिक है उसके खुद के खर्चे तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में उस फैक्ट्री की वजह से दूसरे लोगों को भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे वातावरण है उसमें दूषित होता है, फैक्ट्री की वजह से गंदगी फैलती है, जो मतलब सपोज कीजिए कि वो फैक्ट्री अपना कचरा है वो नदी नालों में फेंकती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो समाज को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसको अपने सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे एक ऑटो वाला है, टैक्सी वाला अपने यहाँ पर, वो भी क्या कर रहा है? वो उत्पादन कार्य कर रहा है। उत्पादन कार्य कर रहा है, किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है? वो सेवा का उत्पादन करता है। कौन? टैक्सी वाला। बट उस टैक्सी की वो टैक्सी में अपने में डीजल डलवाता है, वो डीजल जो डलवाएगा उसका खर्चा उसको खुद को उठाना पड़ेगा, तो वो लागत क्या है? निजी लागत है। वो कौन सी लागत है? निजी लागत है। परंतु उस टैक्सी की वजह से दूसरे लोग जो टैक्सी में सफ़र नहीं कर रहे हैं उनको भी परेशानी होती है। कई बार उसके तेज़ साउंड की वजह से, कई बार उसमें जो म्यूजिक वगैरह उसकी वजह से, कई बार ट्रैफिक जाम की वजह से, कई बार पोल्यूशन की वजह से। तो ये जो परेशानियाँ समाज को उठानी पड़ रही है इनको अपन क्या बोलते हैं? सामाजिक लागतें या बाह्य लागतें भी बोलते हैं। तो
एक उत्पादक उत्पादन हेतु साधनों को जो निजी भुगतान करता है उन्हें निजी लागत कहते हैं, तथा उत्पादन कार्य में से बाहरी लोगों को, मतलब दूसरे जो समाज के लोग, अभी जो टैक्सी वाला बताया था, उनको जो कष्ट व परेशानियां होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सामाजिक या बाह्य लागत कहते हैं। ठीक है, निजी व सामाजिक लागतें। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि 2-2 नंबर के। एक चीज़ है वास्तविक लागत, जिसके प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। वास्तविक लागत क्या होती है, जिसको अपन मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, असल लागत भी बोलते हैं। तो उत्पादक जब उत्पादन कार्य करता है तो उस उत्पादन कार्य के दौरान उसके जो पेमेंट है, उसके खर्चे हैं, वो तो लगते ही लगते हैं, साथ में बहुत से जो कष्ट परेशानियां भी होती हैं, उसको बहुत सा इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सारे जो रिस्क है वो उठानी पड़ती है। तो उन सब को अपन मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और जो अपने सुख का त्याग करना पड़ता है, जैसे सपोज कीजिए आप खेती करते हो, तो अगर ये भी उत्पादन कार्य है, और अगर खेती में अब अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो प्रॉब्लम है, कम बारिश हो गई तो प्रॉब्लम है, और कई बार फसलें हैं वो मतलब जो अभी टिड्डियाँ वगैरह आती हैं उनसे प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से जो परेशानियाँ और जो कष्ट होते हैं उसको अपन मुद्रा में नहीं माप सकते, उसका नाम क्या दिया गया, मार्शल ने वास्तविक लागत का नाम दिया गया है। तो वास्तविक लागत क्या है, मार्शल के अनुसार एक उत्पादक को उत्पादन कार्य के अंतर्गत जो कष्ट परेशानियां, त्याग तथा प्रतीक्षा करनी होती है उन्हें वास्तविक लागत कह सकते हैं, जिनका मौद्रिक मापांकन संभव नहीं होता, मतलब जिसको अपन मुद्रा में नहीं माप सकते हैं। अब इसके अलावा ये है लास्ट में, ये जो अपन पढ़ रहे हैं अवसर लागत, हालांकि वैसे लास्ट नहीं है और भी आएगा, परंतु ये जो अवसर लागत है इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू फॉर एग्ज़ाम। अवसर लागत है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है अवसर लागत है, एक साधन को जब अपन एक प्रयोग में काम में लेते हैं तो उसको दूसरे प्रयोगों से हटाना पड़ता है। एक साधन को जब अपन एक प्रयोग में काम लेते हैं तो उसको दूसरे प्रयोगों से हटाना पड़ता है। जिन प्रयोगों से हटाते हैं उनसे वो कितना कमा सकता था, वो उस साधन की अवसर लागत कहलाती है। मतलब यदि आप ए काम करते हो तो आपको बी काम को छोड़ना पड़ेगा, तो बी काम से आपने कितने रुपए छोड़े वो आपकी क्या कहलाएगी, अवसर लागत कहलाती है। इस अवसर लागत को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माना कि एक श्रमिक है जो ए फर्म में काम करता है, एक श्रमिक है जो ए नाम से कंपनी उसमें काम करता है, और उस कंपनी में उसको 4,000 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने रुपये प्राप्त होते हैं, 4,000 रुपये। यदि वो ए में काम नहीं करे तो दूसरा ऑप्शन है उसके पास बी है, जहाँ पर उसको 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा पैसे कहाँ मिलेंगे, ए में मिलेंगे। तो ए में अगर ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो बी में काम नहीं करेगा, ए में ही काम करेगा। परंतु यदि ए में काम करेगा तो उसे बी वाला काम है वो छोड़ना पड़ेगा। तो जब वो इस कार्य को कर रहा है तो उसके लिए वो कितने का त्याग कर रहा है, इतना त्याग कर रहा है, और जितने का ये त्याग कर रहा है वो ही उस साधन की अक्स की क्या है, अवसर लागत कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं उसको। अब ध्यान दें, इसको अपन ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे ये अक्स है, एक उत्पत्ति का साधन है, वो एक कार्य में लगा है। इस एक कार्य में बने रहने के लिए उसे कम से कम कितना मिलना आवश्यक है। देखो अभी फ़िलहाल 4,000 मिल रहे हैं, दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, बी है, जहाँ 3 मिलते हैं, तो भी ए में काम करेगा। इस ए में काम करने के लिए कम से कम कितना मिलना आवश्यक है ताकि वो इस कार्य में बना रहे, इससे इसमें नहीं जाए। तो अगर इसमें ए में 3.5 मिलते हैं, 5,500 मिलते हैं, तो क्या वो इसको छोड़ देगा, इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अब भी इसमें क्या है, ज़्यादा है। और यदि ए में 3.5 से घट करके 350 से घट करके ओनली 3 मिलते हैं, 3,000,
तो इस कंडीशन में क्या वो ए को छोड़ देगा, क्योंकि ए को छोड़ने से उसे फ़ायदा क्या है, क्योंकि बी में भी 3 ही मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी ए को नहीं छोड़ेगा। बट अगर ए में इस राशि से उसे कम मिला तो वो ए को छोड़ करके बी को ज्वाइन कर सकता है। तो ए में बने रहने के लिए उसे न्यूनतम कितना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। जितना वो छोड़ के आ रहा है उतना तो उसे कम से कम मिलना ही चाहिए, और यही क्या कहलाएगी, उसकी अवसर लागत कहलाती है। तो एक उत्पादन के साधन को एक उत्पादन कार्य में बने रहने के लिए जो न्यूनतम प्रतिफल मिलना आवश्यक होता है उसे उस साधन की अवसर लागत कहते हैं। या फिर अपना बोल सकते हैं कि एक उत्पत्ति के साधन द्वारा छोड़े गए, जो कर रहा है उसको नहीं, बिल्कुल छोड़े गए दूसरे श्रेष्ठ विकल्प की जो आय है वो ही उसकी अवसर लागत या हस्तांतरण आय या रूपांतरण आय कहलाती है। तो ये डेफिनेशन देख लीजिए इसके। उत्पत्ति के किसी साधन द्वारा छोड़े गए दूसरे श्रेष्ठ विकल्प की आय उसकी अवसर लागत कहलाती है। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति के किसी साधन को एक उत्पादन कार्य में बने रहने के लिए जो न्यूनतम राशि मिलना आवश्यक होती है। जैसे अभी अब आपको बताया था ना कि ए में बने रहने के लिए हालांकि 4 मिल रहे हैं, परंतु ए में कम से कम कितना मिले ताकि वो ए में ही काम करे, तो उसके लिए ए में उसे 3000 रुपये मिलने आवश्यक हैं। अगर तीन तक मिलेंगे तब तो ए में रुकेगा, 3 से कम होते ही वो बी में जा सकता है। तो ए में कम से कम कितना मिलना चाहिए, मिल जो रहे हैं वो 4000 हैं, कम से कम मिलना चाहिए 3000 रुपये उसको, वो ही क्या कहलाएगी, उसकी अवसर लागत कहलाएगी। बात एक ही आती है, उसे अवसर लागत कहते हैं। इसे वैकल्पिक आय या हस्तांतरण आय या रूपांतरण आय भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट ये है, इकोनॉमिक्स में जिन लागतों का अपन मोस्टली स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनका वर्गीकरण है वो समयावधि के आधार पर कर रखा है। वो जो लागतें हैं उनका अपन ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, इन लागतों का ज़्यादा यूज करेंगे जिनका अपन अध्ययन समयावधि के आधार पर करते हैं। तो समयावधि के आधार पर लागतें, जैसे उत्पादन के आपको बता रखे थे उत्पादन फलन के प्रकार, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, वैसे ही समयावधि के आधार पर जो लागतें हैं उनको भी 2 भागों में बांट देते हैं, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। पहले आपको मैं थोड़ा सा मोटा मोटी समझा देता हूँ कि अल्पकाल में आपको बताया था कि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन क्या रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं। तो उत्पादक जो उत्पादन के लिए साधनों पर खर्चा करता है वही तो लागत होती है। और जब साधन 2 प्रकार के हो गए, स्थिर और परिवर्तनशील, तो जो अल्पकाल है, छोटी समयावधि है, क्योंकि साधन 2 प्रकार के अल्पकाल में होते हैं बट दीर्घकाल में नहीं होते हैं। तो अल्पकाल में जब 2 प्रकार के साधन हो गए, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, तो लागतें भी 2 प्रकार की हो गई अल्पकाल में, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत है वो उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर वहन की जाती है, और परिवर्तनशील लागत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर वहन की जाती है। परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम है, कच्चा माल है आदि, और स्थिर साधन जैसे भूमि, भवन, मशीनरी आदि। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं अल्पकालीन लागतें। इसके बारे में वापस एक बार आपको मैं जो बता रहा हूँ लिखा हुआ मैटर देखिए। अल्पकाल में उत्पत्ति के साधन 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर तथा परिवर्तनशील साधन। अतः एक फर्म की लागत को भी अल्पकाल में 2 भागों में बांटते हैं, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। तो जो सबसे पहले अपन देखते हैं कुल स्थिर लागत, जो फिक्स खर्चे हैं ना वो। अब स्थिर और परिवर्तनशील लागत को एक बार एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे अपने बिजली का बिल आता है तो उसमें एक तो विद्युत उपयोग आता है और एक आता है स्थायी शुल्क। तो स्थायी शुल्क है वो तो आएगा ही, बिजली का उपयोग वाला खर्चा है वो तो अपन जितना ज़्यादा यूज करेंगे कम यूज करेंगे उसके हिसाब से चेंज होगा, परंतु जो स्थायी शुल्क है वो तो फिक्स रहता है। तो जो स्थायी शुल्क है वो इस कैटेगरी में आता है, और जो यूज है इलेक्ट्रिसिटी का वो इस कैटेगरी में आता है। तो स्थिर लागतें क्या है, जिसको अपन कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TFC शॉर्ट में क्या बोलेंगे, TFC बोलेंगे। ये लागतें अल्पकाल में उत्पत्ति के स्थिर साधनों पर वहन की जाती हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, जिनकी मात्रा में अपने अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उन पर होने वाला खर्चा भी अल्पकाल में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे आपने कोई भवन ले रखा है तो अल्पकाल में आप उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसका जो किराया है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा अल्पकाल में। उसमें कोई कमी वृद्धि, चाहे आप उत्पादन ज़्यादा करो चाहे कम करो,
उसमें कोई कमी वृद्धि नहीं होगी। अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे आपने कोई भवन ले रखा है, उस भवन में आप कोई उत्पादन कार्य कर रहे हैं, कोई बिज़नेस चला रहे हैं, तो अब चाहे आप बिज़नेस ज़्यादा करें चाहे कम करें, उत्पादन ज़्यादा करें चाहे कम करें, उससे भवन के किराए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्पादन की जो मात्रा है उसका उत्पत्ति की जो स्थिर लागत है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन की मात्रा चाहे आप ज़्यादा करो चाहे कम करो, उसका स्थिर लागतों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कल को आप हो सकता है कि कुछ समय के लिए उत्पादन बंद भी कर दो, 5 दिन के लिए आपने उत्पादन कार्य बंद भी कर दिया, तो उत्पादन कार्य बंद होने पर भी जो किराया है वो तो फिक्स है, वो तो उतना ही रहेगा। तो उत्पादन शून्य होने पर भी जो स्थिर लागतें हैं वो तो जितनी है उतनी रहेंगी, मतलब धनात्मक ही रहती हैं, ये कभी शून्य नहीं होती हैं। इन स्थिर लागतों को अपना अप्रत्यक्ष या पूरक या ऊपरी लागतें भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरी है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये लागतें अल्पकाल में उत्पत्ति की जो परिवर्तनशील साधन है, श्रम है, कच्चा माल है, इन पर वहन की जाती हैं। अब इनका मैटर क्या है कि यदि आप उत्पादन ज़्यादा करोगे तो ये लागतें, श्रमिक ज़्यादा चाहिएंगे, कच्चा माल ज़्यादा चाहिएगा तो ये लागतें बढ़ जाएंगी। उत्पादन कम करोगे तो ये लागतें कम हो जाएंगी। और यदि आपने कुछ समय के लिए उत्पादन बंद भी कर दिया तो कच्चा माल नहीं चाहिए तो खर्चा जीरो, लेबर भी नहीं चाहिए तो खर्चा जीरो, तो इनका ये लागतें भी क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। तो जो लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि करने पर परिवर्तनशील लागतें भी लगातार बढ़ती हैं, उनमें भी वृद्धि होती है, तथा उत्पादन शून्य होने पर ये लागतें भी शून्य हो जाती हैं। परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि है वो किसके अनुसार, मतलब ये जो लागतें बढ़ती हैं, उत्पादन बढ़ाने पर ये लागतें बढ़ती हैं, परंतु उसमें जो वृद्धि है वो डिपेंड किस पे करती है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर निर्भर करती है। मतलब उस नियम को समझना आप, उस नियम में पहले उत्पादन पर डिपेंड करती है लागतें, तो उत्पादन पहले तेज़ गति से बढ़ता है, फिर धीमी गति से बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन लागतों में परिवर्तन होगा, जिसके बारे में डिटेल से मैं आपको कल बता रहा हूँ। इनको अपने एक बार कल वापस देख लेंगे। आज के लिए आप इतना काफ़ी है।